हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एनीमिया यानी खून की कमी। फ्रेंड्स, ये खून की कमी की कंडीशंस प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलती है और इसके कई एक कारण हो सकते हैं। खून की कमी क्या होती है, आइए जानते हैं। खून की कमी वह स्थिति होती है जिसको हम यूजुअली एनीमिया के नाम से जानते हैं। एन मीन्स विदाउट, नीमिया मीन्स ब्लड यानी विदाउट ब्लड। यूजुअली ये कंडीशंस तब पैदा होती है जब हम किसी भी व्यक्ति के शरीर में आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स कम होने लगती हैं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये शेयर करना ज़रूरी है कि हमारी शरीर में रेड ब्लड सेल्स जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे थाई बोन या हमारी हाथ की हड्डी का जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको कोटिलिडन कहते हैं, उसके मैरो में यानी बोन मैरो में बनती है। एक नेचुरल प्रोसीजर है और इसी की कमी से यदि आरबीसीज बनना बंद हो जाती हैं तो एनीमिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में जहाँ तक स्टैटिक्स में हमें देखने को मिलता है, हर दूसरी वुमन एनीमिया से ग्रसित है, हर दूसरी पेशेंट को एनीमिया की कमी देखने को मिलती है। एक पर्टिकुलर लेवल हम किसी के लिए नहीं कह सकते, ये एक हर पेशेंट के लिए, जैसे मेल्स फीमेल्स बच्चों के लिए अलग अलग इसके लेवल्स हैं। जैसे कि मेल्स में देखा जाए यदि 13 तक नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन लेवल मिल रहा है तो वो नॉर्मल माना जाता है। इस तरह फीमेल्स में 12 ग्राम % तक हीमोग्लोबिन नॉर्मल माना जाता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ में 11 या उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। इसी तरह बच्चों में अगर देखा जाए तो न्यूबॉर्न से लेके 6 मंथ तक या 9.5 तक नॉर्मल हीमोग्लोबिन माना जाता है और 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों में 10.5 तक नॉर्मल हीमोग्लोबिन माना जाता है। जो हमारे टीनेजर्स हैं तब से लेकर एडोलेसेंस से लेकर 18 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं उनमें हम 12 या उससे ज़्यादा ग्राम % हीमोग्लोबिन की मात्रा को नॉर्मल मानते हैं। आइए फ्रेंड जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी किस किस वजह से हो सकती है। इसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। यानी कि यदि किसी फीमेल्स को उसके मेंस्ट्रुएशन में या डिलीवरी के बाद यदि ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से जो खून की कमी होती है उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहा जाता है। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति की डाइट में विटामिन B12 का इंटेक कम है और उसकी वजह से, या फिर फोलिक एसिड का इंटेक कम है, उसकी वजह से जो खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आरबीसीज की मात्रा कम प्रोड्यूस होती है, तो उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। कुछ कंडीशंस में ये देखने को मिलता है कि खाना खाने के बाद या कोई सप्लीमेंट लेने के बाद यदि हमारे स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में या डाइजेशन में डिस्टर्बेंस है, तो वो भी एक अनीमिया का कारण बनता है, जिसको परनीशियस अनीमिया कहा जाता है। यदि किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर किसी अल्सर, स्टमक में अल्सर की वजह से या मेंस्ट्रुएशन में कोई कहीं पर भी हैमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है किसी भी व्यक्ति को, तो उस तरीके से जो खून की कमी होती है उस कंडीशन को हेमरेजिक एनीमिया कहा जाता है। कुछ कंडीशंस में ये देखा जाता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं यानी आरबीसीज होती हैं, यदि उनकी मेम्ब्रेन किसी टॉक्सिन्स की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से या कभी कभी एंटीबायोटिक्स की वजह से रप्चर हो जाती हैं, किसी पैरासाइट के इन्फ्लुएंस में आने से रप्चर हो जाती हैं और उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। कुछ कंडीशंस होती है जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा, थैलेसीमिया की कंडीशंस होती है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया या फिर हमारे हीमोग्लोबिन का नेचुरल तरीके से ही लेस सिंथेसिस होता है बॉडी में, तो उसको थैलेसीमिया कहा जाता है। कुछ कंडीशंस में ऐसे देखने को मिलता है कि जो हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एबनॉर्मल तरीके से डेवलप बॉडी में होती हैं और ये ज़्यादातर हेरिडिटरी कंडीशंस में होता है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में आ सकता है। इसको हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इसकी वजह से भी शरीर में खून की कमी हो सकती है और उस कंडीशन को एनीमिया कहा जा सकता है। कुछ कंडीशंस में जैसे रेडिएशन की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से या फिर किसी भी टॉक्सिन्स की वजह से जो बोन मैरो होता है, यदि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रेड डिसीज नहीं बनते हैं और उसकी वजह से भी एनीमिया की कंडीशंस पैदा हो जाती है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं कि एनीमिया को हम कैसे पता लगाएं कि वो एनीमिया है। क्या खून की जांच के द्वारा या इन जो कंडीशंस को हम एक नॉर्मल इंसान कैसे पता लगा सकता है कि वो एनीमिया से ग्रसित है।
तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ खून की कमी से ही इसका पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले पेशेंट खुद ही अपने अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स फील करता है जिसकी वजह से उसको खून की कमी होने की आशंका होती है। जो उसमें सबसे पहला ये है कि पेशेंट जब भी कोई काम करता है उसको बहुत ही जल्दी फटीग फील होने लगता है, वो जल्दी थकान महसूस करता है। जैसे ही वो थोड़ा वॉक करता है या कोई माइल्ड एक्सरसाइज करता है तो उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की गति तेज़ होने लगती है और इसके साथ साथ उसको सांस फूलने की प्रॉब्लम भी होने लगती है, जैसे स्टेयर्स चढ़ने पर या थोड़ा हैवी वर्क करने से या नॉर्मल एक्सरसाइज करने से सांस फूल सकती है। कुछ बच्चों में या कुछ अडल्ट में भी ये देखा जाता है, जो कि पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या कुछ ऐसे अडल्ट हैं जिनका वर्क बुक्सिश वर्क है, यानी जिसमें उनको अपने काम करने के लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। यदि दिन प्रतिदिन कंसंट्रेशन का लेवल कम हो रहा है, वो मन लगाकर अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एनीमिया का कारण हो सकता है। कुछ लोगों में चक्कर आना, स्किन का पीला हो जाना और स्पेशली महिलाओं में रात को जब वो सब काम अपना फिनिश करके बिस्तर पर लेटने आराम करने के लिए लेटती हैं तो उनकी लेग्स में स्पेशली नी से लेकर एंकल के बीच का जो स्पेस होता है लेग्स में, उसमें बहुत ही अकड़न, बहुत ही पेन, बहुत ही फटा हुआ महसूस करती हैं और वो इस वजह से प्रॉपर तरीके से उन्हें नींद भी नहीं आती है, जिसको इंसोम्निया की कंडीशन होती है। ये भी एनीमिया की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कुछ बड़े लोगों और कुछ बच्चे भी उनको हंगर फील होता है कि वो चौक खाएं या मिट्टी खाएं, या कुछ लोगों को आइस क्यूब्स को च्यू करने का भी मन होता है। ये भी एनीमिया की एक प्रकार होती है और एनीमिया के कारण ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि पेशेंट्स की जो नेल्स होते हैं उनका कर्वेचर ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिसको कोइलियोनाइकियास कहते हैं। ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के जो माउथ कॉर्नर्स होते हैं वो क्रैक्ड हो जाते हैं और शरीर जो मुंह में टिंजलिंग सेंसेशन वो फील करते हैं, जो कि विटामिन B12 की कमी से होती है और उसके कारण भी एनीमिया हो सकता है। ये भी एनीमिया का एक सिम्टम है। इसके साथ साथ ही कुछ लोगों को अपनी एक्सट्रीमिटीज़ में, अपनी फिंगर्स में, अपने पैरों में पिन सेंसेशन, नीडलिंग सेंसेशन फील हो रहा होता है, जिसकी जो भी एनीमिया की वजह से हो सकता है। कुछ लोगों को सीवियर कंडीशन में टच का सेंस भी लॉस हो सकता है, ये भी एनीमिया का एक कारण हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं कि इसको किस तरीके से हम ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर कुछ आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें कॉमन ब्लड काउंट भी हो सकता है, जिसके अंदर पूरा हीमोग्राम हो सकता है, और यदि कंडीशन सीवियर होती है तो कुछ एक्स्ट्रा टेस्टिंग भी करा के सबसे पहले कारण का पता करते हैं कि किस वजह से ये हुआ है। तो इसमें जानकर इसका पता लगा के इसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सकता है। नॉन फार्माकोलॉजी यानी बिना दवाइयों में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ये है कि हमें अपनी बैलेंस डाइट का ध्यान रखना चाहिए। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। स्प्राउट्स लेने चाहिए। अभी विंटर्स आने वाले हैं तो आप जैगरी यानी गुड़ अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। डेट्स भी बहुत अच्छा एक स्रोत होता है आयरन का, अपनी डेली लाइफ में इसे ऐड करें। इसके साथ साथ आलमंड्स, जो लोगों को आदत है कि वो रात को आलमंड्स को सोक करके मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक खाते हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि उसको पील ना करें, क्योंकि उसकी पीलिंग में एम्पल अमाउंट में आयरन पाया जाता है। इसके साथ साथ अपनी डाइट में विटामिन सी को ऐड करना ना भूलें। स्पेशली अडल्ट्स में 1000 मिलीग्राम विटामिन सी, जो कि आप गूसबेरी के थ्रू या फिर ऑरेंजेस के थ्रू या विटामिन सी की टैबलेट्स के थ्रू भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये भी एनीमिया को दूर करने में काफ़ी हद तक सहायक होती हैं। इसके साथ साथ कुछ जर्मिनेशन सीड, सीरियल्स, लेग्यूम्स और कुछ स्प्राउट्स भी अपने सैलेड की फॉर्म में अगर डाइट में ऐड करते हैं तो वो काफ़ी हद तक एनीमिया को क्योर करने में हेल्प कर सकता है। जैसे क्योंकि हमारी लीफी वेजिटेबल्स में पालक है, इसके साथ साथ चुकंदर या कैरेट और एप्पल, हनी, ऑरेंजेस, ये सब हमने डिस्कस किए। ये आप अपनी डाइट में ऐड करें तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट में जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो अकॉर्डिंगली कॉज को देखकर करते हैं, क्योंकि एनीमिया में ज़्यादातर बच्चों में ये देखा जाता है कि कभी कभी पेट में कीड़े होना भी इसका एक कारण हो सकता है। तो इसके लिए डिवर्मिन किया जाता है। बच्चों को 200 मिलीग्राम की एक सिंगल डोज दी जाती है कीड़ों को दूर करने के लिए, और बड़ों को 400 मिली एडल्ट में 400 मिलीग्राम की एक टैबलेट दी जाती है। ये भी सिंगल डोज में दी जाती है। यदि प्रेगनेंसी में डिवर्मिन की आशंका डॉक्टर को है तो वो 3rd ट्राइमेस्टर में यानी आखिरी तिमाही में ही अल्बेंडाजोल यानी डिवर्मिन दे कर सकते हैं। पहले और दूसरी तिमाही में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, इसमें नहीं दिया जाता है।
इसके साथ साथ ही 60 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आयरन की डोज यदि पेशेंट को दी जाए तो मॉडरेट से लेकर माइल्ड से लेकर मॉडरेट एनीमिक कंडीशंस को ट्रीट करने में काफ़ी मददगार होती है और ये 4 to 6 मंथ में हम इसको आसानी से क्योर कर लेते हैं। यदि सीवियर एनीमिया की कंडीशन है तो पेशेंट को आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड भी दिया जाता है और कुछ सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी में कुछ पेशेंट्स एनीमिया लेकर हमारे पास आती हैं, यदि वो लास्ट ट्राइमेस्टर में हमारे पास आ रही हैं और इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम उनको ओरल मेडिसिन या डाइट के थ्रू ही एनीमिया को करेक्ट कर पाएँ, को आयरन सुक्रोज के इंजेक्शंस हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिनको डॉक्टर्स इंट्रावेनस इन्फ्यूज़ करते हैं धीरे धीरे, जो कि 2 to 3 वीक्स के अंतराल पे जैसे भी पेशेंट की कंडीशन होती है इन्फ्यूज़ कर दिए जाते हैं और काफ़ी हद तक खून की कमी को प्रेगनेंसी में क्योर किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी कारणवश पेशेंट लास्ट स्टेज में आई है कि हमें आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन चढ़ाने का भी समय नहीं है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही एक ऑप्शन होता है। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट्स को आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में प्रेस्क्राइब करते हैं और ये 6 मंथ तक प्रेस्क्राइब किया जाता है। आइए फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ मेडिकेशन की बात, क्योंकि मार्केट में कई इस तरह की आयरन प्रिपरेशंस मौजूद हैं जो कि डॉक्टर आपकी जीआईटी, आपके सिम्टम्स और आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप यदि ब्रेन में रखेंगे और उनको अपनाएंगे तो जो भी हम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, जो भी मेडिकेशन हम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम ज़्यादा उसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने पेशेंट को ये एडवाइस करती हूँ कि आयरन की प्रिपरेशन वो हमेशा कोशिश करें कि बेड टाइम पर लें। रात में आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। आयरन प्रिपरेशंस के साथ किसी तरीके की एल्युमिनियम या फिर कैल्शियम या फिर पोटेशियम की प्रिपरेशंस को चिलेट ना करें, क्योंकि इससे आयरन के एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि डॉक्टर आपको आयरन की प्रिपरेशन दे रहे हैं और उसकी वजह से आपको नोजिया, वॉमिटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ इस तरह की मेडिसिन भी अवेलेबल हैं जो कि कोटिंग फॉर्म में होती हैं। वो स्टमक में जाने के बाद धीरे धीरे सस्टेन रिलीज होती रहती हैं, यानी 24 आवर तक उनका रिलीज होती रहती है। वो इस तरह के जीआईटी डिस्टर्बेंस को काफ़ी हद तक कोप अप किया जा सकता है। इसके साथ साथ कभी कभी डॉक्टर्स ये भी करते हैं कि जो भी प्रॉपर अमाउंट आपको जितनी डोज आयरन की चाहिए उसको वो डिवाइडेड डोज कर देते हैं ताकि पेशेंट को कोई भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे द्वारा दी गई कुछ जानकारी एनीमिया के ऊपर, क्योंकि मैं अपनी फीमेल्स की हेल्थ को लेकर यही एडवाइस, फीमेल पेशेंट्स की हेल्थ को लेकर बहुत यही एडवाइस करती हूँ कि वो अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हेल्दी फीमेल ही हेल्दी फैमिली को आगे ले जा सकती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई एनीमिया पे जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर दिए गए आई बटन को दबाना ना भूलें ताकि और वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मिलती हूँ कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।